Hello everyone. My name is Murtaza Qaid, a seasoned chartered accountant with over 10 years of diversified experience in financial reporting. And I welcome you all to this CAP 5 orientation session. जो पेपर आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, इन शॉर्ट FAR 2। और आज के डिस्कशन में हम इस पेपर के हर पहलू को देखेंगे, जैसे कि FAR 2 का कोर्स कंटेंट क्या है, FAR 2 का डिफिकल्टी लेवल किस तरह का है, FAR 2 के एग्जाम में ICAP के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, FAR 2 का पासिंग परसेंटेज क्या है और इसके पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ एक मुकम्मल स्टडी प्लान शेयर करूंगा, दैट इज स्मार्ट स्टडी प्लान, ताकि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपने आने वाली अटेम्प्ट के लिए बेहतरीन तरीके से कर सकें। FAR 2 ICAP के बेहतरीन पेपर्स में से एक है। मैं पिछले 7 सालों से इस टीचिंग प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हूं और इस अरसे में मैंने CA पाकिस्तान के, ACCA के, ICW के, इवन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बहुत से पेपर्स देखे। यकीन जाने FAR 2 का बहुत ही अच्छा लेवल है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल एग्जाम है। इट इज वन ऑफ द रिमार्केबल पेपर यू कैन थिंक ऑफ। अगर ICAP के लिहाज से हम FAR 2 के कोर्स को कैटेगराइज करें तो इसमें 3 ग्रेड शामिल है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। ग्रेड A हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली 2 मेजर एरियाज हमारे पास। एक है हमारे पास IS1, जिसमें हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, इन सारी चीजों के फॉर्मेट्स देख रहे होंगे। एज पर द कंपनीज एक्ट, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स और एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कंपल्सरी एरिया हमारे पास कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन का ये एरिया या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये एरिया आपके FAR 2 का एक कंपल्सरी क्वेश्चन है। तकरीबन 15 से 20 मार्क की टेस्टिंग हर अटेम्प्ट में इस कंसोलिडेशन के एरिया से की जाती है। अच्छा, कंसोलिडेशन अपने आप में एक बहुत ही लैंदी, एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। FAR 2 लेवल पे हम इस कंसोलिडेशन का लगभग 25 to 30% पोर्शन कवर करेंगे, जिसे हम बेसिक कंसोलिडेशन कह सकते हैं। और इंशाल्लाह जब आप CA फाइनल में C5 1 लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में कंसोलिडेशन का एडवांस पोर्शन रिमेनिंग 70 to 80% एरिया कवर कर रहे होंगे। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया में जो ओवरऑल कंसोलिडेशन के सारे कॉन्सेप्ट है उनको हम बेसिक और एडवांस में बाइफरकेट कर सकते हैं। बेसिक कंसोलिडेशन जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% है, ये FAR 2 लेवल पे कवर होगी। और जो एडवांस कंसोलिडेशन है जो कि तकरीबन 60 to 70% है, ये हम CA फाइनल के C5 1 लेवल पे कवर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास ग्रेड B और ग्रेड C में नंबर ऑफ मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक बहुत ही अहम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम देखेंगे जिसका नाम है IFRS 9, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड एक समंदर है, या यूं कह ले कि बहुत ही गहरा समंदर है। IFRS 9 का ये स्टैंडर्ड इतना लेंदी, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि जो आपकी IFRS की ओरिजिनल रेड बुक्स है उन किताबों में IFRS 9 का ये स्टैंडर्ड 750 से ज्यादा पेजेस के ऊपर कवर किया गया है। और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फील्ड में सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग समझा जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली FAR 2 लेवल पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड का सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने कवर करना है। ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की दुनिया का हार्डली 5 to 10% पोर्शन आपके FAR 2 लेवल पे कवर होगा और जो रिमेनिंग 85 to 90% पोर्शन है वो हम इंशाल्लाह CA फाइनल लेवल पे कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा हम बहुत से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे। हम IFRS 16 लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को लेसी और लेसोर दोनों पार्टीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से अकाउंट फॉर करेगी, किस तरह से प्रेजेंट, किस तरह से डिस्क्लोज करेगी। इसी तरीके से एक IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड देखा जाएगा। जिस तरह से हमने FAR 1 लेवल में टैंजिबल एसेट्स को अकाउंट फॉर करने के लिए एक तो बहुत ही अहम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किया था, दैट वाज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और नॉन करंट एसेट से पर्टेनिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी देखा था, गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड भी देखा था, IAS 36 का स्टैंडर्ड भी देखा था। इसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, वो एसेट जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इस तरह के इंटेंजिबल एसेट्स को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, ये हम FAR 2 में IAS 38 के स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा हमारे पास IAS 41 एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है। ग्रेड C में अगर हम देखें तो ग्रेड C में भी हमारे पास कुछ नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें IFRS 10 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, IAS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज, IFRS 15 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हम FAR 2 लेवल पे कवर करेंगे, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। देखिए, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज है, वो प्रॉफिट के लिए, वो इनकम के लिए, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जनरेट करने के लिए बनाई गई है।
और ये सारी की सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ जनरेट करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस ऑपरेट कर रही होती है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे फिर वो ट्रेडिंग कंपनी हो, चाहे फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। तो जितनी भी कंपनीज की रेवेन्यूज की ट्रांजेक्शन होगी, जितनी भी कंपनीज की अपने कस्टमर्स के साथ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगी, ये सारी ट्रांजेक्शन इन IFRS 15 के तहत अकाउंट फॉर की जा रही होगी। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 12 इनकम टैक्सेस को हम देख रहे होंगे, और एक और छोटा सा हमारे पास स्टैंडर्ड है, दैट इज IAS 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली FER2 के एग्जाम में हमारे पास नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना सिर्फ हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल करने में हेल्प करेंगे, बल्कि हमारे प्रोफेशनल करियर में भी हमारी मदद कर रहे होंगे। ग्रेड सी में हम एक टॉपिक कवर करेंगे एथिक्स का। इस एरिया में हम अकाउंटेंट के कोड ऑफ एथिक्स को कवर करेंगे। इस एरिया में हमने कोड ऑफ एथिक्स के कंटेंट को रीड करना है, जैसे कि अकाउंटेंट को कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को किस तरह के थ्रेड्स हो सकता है, और इन एथिकल गाइडलाइंस को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। एथिक्स का ये एरिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंगेजिंग है। तो FER2 के ओवरऑल कोर्स कंटेंट को देखते हुए ये पेपर बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, ये पेपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन जाने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम FER2 के पिछली 8-10 अटेम्प्ट के ICAP के पासिंग रेशियो को देखें, तो FER2 का जो ये पासिंग रेशियो है, ये कैफ के ग्रुप बी के बाकी सब्जेक्ट से बहुत बेहतर है। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग 23 की अटेम्प्ट का पासिंग रेशियो देखूं तो 42%, ऑटम 22 की अटेम्प्ट का पासिंग रेशियो देखूं तो 30%, स्प्रिंग 22 में थोड़ा पासिंग रेशियो कम है 27%, लेकिन अगर आप पिछली 7 से 8 अटेम्प्ट का एवरेज देखेंगे तो ये एवरेज आपका 30-35% से ज्यादा ही नजर आ रहा होगा। और ये 30-35% से ज्यादा का पासिंग रेशियो कैफ के ग्रुप बी के स्पेसिफिकली बाकी सब्जेक्ट के पासिंग रेशियो से काफी ज्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी स्टडीज को कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले हमने ये ओरिएंटेशन सेशन देखनी है, इसके बाद हम स्मार्ट स्टडी प्लान को देख रहे होंगे। स्मार्ट स्टडी प्लान को इस तरह से प्लान और डिजाइन किया गया है कि आपका स्टडी शेड्यूल ऑप्टिमाइज हो सके। इसमें हमारे पास वीकली टारगेट्स आ रहे हैं, हर वीक हमने कौन कौन से लेक्चर्स देखना है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करना है, और किस तरह से प्रॉपर टाइम फ्रेम में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। हमारी इन सारी डिस्कशंस का ऑब्जेक्टिव यह है कि FER2 के पेपर में हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन इसके लिए हमें हफ्ते में एटलीस्ट 8 से 10 घंटे, एटलीस्ट 8 से 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। या तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कवर करें, या वीकेंड्स पे ज्यादा पढ़े, वीकेंड्स पे कम पढ़े, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है, जैसे आपका शेड्यूल आपको इजाजत देता है, आप उस तरह से अपने लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सेशंस हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि हम हर हफ्ते कम से कम 8 से 10 घंटे के लेक्चर्स लाजमी कवर करें ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सके। हमारा टारगेट है कि एग्जाम से कम 1 महीने पहले तक कोर्स का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग सारे पास पेपर्स, इंक्लूडिंग असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया जाए। इस अप्रोच से आप आखिर के लास्ट मंथ में एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आप नए पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वर्कशॉप या फिर एग्जाम प्रिपरेशन सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे होंगे। आपकी स्टडी जर्नी इस ओरिएंटेशन सेशन से शुरू होगी, उसके बाद स्मार्ट स्टडी प्लान को देखना है और फिर लेक्चर्स को दी हुई स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में कवर करना है। इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप अपनी स्टडीज की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर किसी भी वक्त आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे या मेरे टीम मेंबर से हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अपने ट्यूटर से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते रहें, इससे होपफुली बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। हमने FER2 के इस एग्जाम को आने वाली नेक्स्ट अटेम्प्ट में लाजमी क्लियर करना है। इस गोल से किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं हटना, ना आप पीछे हटेंगे ना ही मैं। अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम FER2 के पेपर के स्ट्रक्चर पर भी बात कर लेते हैं कि FER2 के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बेसिकली एक तो अच्छी बात यह है कि FER2 के एग्जाम में हमसे MCQs टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वेटेज तकरीबन 9 से 10 मार्क की होती है, और MCQs के अलावा हमसे 8 से 9 सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो 8 से 9 सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें ज्यादातर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक एक आइसोलेशन में सवाल पूछा जा रहा होता है। एट टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि एक ही सवाल में एक से ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट कर लिया जाए, लेकिन जनरली कंसोलिडेशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा होगा, डेफर्ड टैक्सेस, इनकम टैक्सेस के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा होगा, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा होगा, लीजेस के स्टैंडर्ड के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ रहा होगा। एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक ही सवाल में 2 या 2 से ज्यादा स्टैंडर्ड भी एक साथ क्लब होकर टेस्ट हो जाए।
अच्छा देखिए, इस एग्जाम में आपके पास 10 मार्क्स के तो तकरीबन एमसीक्यूज होंगे, बाकी जो 90 मार्क का आपका एग्जाम है जिसके अगेंस्ट आपके पास 8 से 9 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस की भी बाइफिकेशन इस तरह से है कि तकरीबन 60 to 70% मार्क्स में इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जनरल एंट्रीज, कैलकुलेशंस, बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स या फिर नोट्स आपसे मांगे जा रहे होंगे। और तकरीबन 20 से 25 या यूं कह लें 25 से 30 मार्क का एरिया ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपसे अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस, जिसमें आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहो। तो पिछली 3-4 अटेम्प्ट से आपके आईकेएप के एग्जामिनर का पैटर्न ये रहा है कि तकरीबन 60 to 70% सवालों में आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएगी, आपसे डिस्क्लोजर्स पूछे जाएंगे, आपसे एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाएंगे। लेकिन 25 से 30% पोर्शन या 25 से 30% मार्क इस तरह से टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपको कोई जनरल एंट्री, कोई डिस्क्लोजर, कोई एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाना होगा, बल्कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स को या अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करना होगा, डिस्कस करना होगा। अगर हम FER2 के पास्ट पेपर एनालिसिस को देखें तो चूंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, तो अगर मैं पिछली 8 से 10 अटेम्प्ट या 10 से 12 अटेम्प्ट के पास्ट पेपर के एनालिसिस को कवर करूं तो मोर और लेस हर टॉपिक हर अटेम्प्ट में ही या एट मैक्सिमम एक अटेम्प्ट छोड़कर दूसरी अटेम्प्ट में टेस्ट किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेड ए में देखें तो ग्रेड ए में कंसोलिडेशन का टॉपिक तो एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में 18, 19, 20 मार्क ये लाजमी सवाल आपसे टेस्ट हो रहा होगा। इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन के टॉपिक को तो छोड़ने का सवाल ही क्रिएट नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है दैट इज IAS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंपनीज एक्ट। अब इस एरिया से भी पिछली 5-6 अटेम्प्ट से तो रेगुलर सवाल पूछा जा रहा है, कभी 6 मार्क्स का, कभी 7 मार्क का, कभी 8 मार्क का और एक दफा 20 मार्क का भी पूछा गया। तो ये एरिया हमारे पास ग्रेड है। ग्रेड बी में हमारे पास कुछ 3-4 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। अगर पिछली 8-10 अटेम्प्ट के एनालिसिस को देखें तो हर अटेम्प्ट में तकरीबन सारे ही स्टैंडर्ड, और अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं भी पूछा गया तो वो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछा ही गया है। ग्रेड सी में अगर आए तो हमारे पास अगेन नंबर ऑफ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। IAS 21 के स्टैंडर्ड को अपेरेंटली ऐसा नजर आ रहा है कि पिछले 7-8 अटेम्प्ट से पूछा नहीं गया, लेकिन IAS 21 का स्टैंडर्ड सेपरेटली टेस्ट नहीं होता, जनरली वो IFRS 9 या किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिलाजुला कर टेस्ट हो रहा होता है। एमसीक्यूज को अगर हम देखें तो हर अटेम्प्ट में तकरीबन पिछले 5-6 अटेम्प्ट में हमसे 8 से 9 मार्क, 9 से 10 मार्क के एमसीक्यूज टेस्ट किए गए। इस पास्ट पेपर एनालिसिस में आपको एक चीज देखने को नजर आ रही होगी, FER1 के टॉपिक्स, यानी पिछली कुछ अटेम्प्ट में FER1 के टॉपिक्स की भी टेस्टिंग की गई है। तो क्या हमें अपने FER2 के एग्जाम में FER1 के टॉपिक्स भी कवर करने होंगे? द आंसर इज यस। आपके जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपका कोर्स आउटलाइन है, उसमें ये बात स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि FER2 के एग्जाम में आपसे FER1 के टॉपिक्स भी रीटेस्ट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से जब आप CFEP1 में आ जाएंगे तो CFEP1 में ये लिखा है कि CFEP1 के एग्जाम में आपसे FER1, FER2 की चीजें दोबारा से पूछी जा सकती है। और जब आप MSc में पहुंच जाएंगे तो MSc1 में भी ये लिखा है कि FER1, FER2 और CFEP1 की चीजें दोबारा से हमसे MSc1 में टेस्ट हो सकती है। तो अगर हम FER2 का एग्जाम दे रहे हैं तो हमने FER1 के स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना FER1 के स्टैंडर्ड्स पे कि आप FER1 के स्टैंडर्ड्स के सारे लेक्चर्स कवर करें या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने बैठ जाएं। आपने सिर्फ उनकी समरीज को गो थ्रू कर लेना है, दैट्स इनफ। मैक्सिमम का एग्जामिनर FER1 के टॉपिक से इंडिविजुअल किसी टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम 10 मार्क तक का सवाल पूछ सकता है, और FER1 के सारे टॉपिक्स को मिला जुलाकर मैक्सिमम 25 मार्क की टेस्टिंग की जा सकती है। ये बात आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर स्पेसिफाई हुई है कि अगर आप FER2 का पेपर दे रहे हो तो FER1 के जो टॉपिक्स है उनमें पर टॉपिक मैक्सिमम टेस्टिंग 10 मार्क की, और FER1 के सारे टॉपिक की जो इन टोटलिटी टेस्टिंग है वो मैक्सिमम 25 मार्क्स की होगी, इससे ज्यादा टेस्टिंग नहीं हो सकती। तो हमने FER1 के सारे स्टैंडर्ड्स की जो भी समरीज हैं या जो भी हमारे पास मटेरियल है उनको सिर्फ रिवाइज करना है, ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट, अगर कोई सेपरेट क्वेश्चन FER1 के हवाले से आ जाए तो हम उसको एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। सो इन सारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि हमने अपनी स्टडीज को बिल्कुल सही तरीके से लेकर चलना है, सेशंस को ध्यान से अटेंटिवली अटेंड करना है, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग अटेम्प्ट है इस अटेम्प्ट में हम FER2 का ये एग्जाम क्लियर कर सकें। वैसे तो लेक्चर्स के दौरान जितना भी क्लास मटेरियल, जितने भी क्लास नोट्स, जितने भी हैंड आउट, जितनी भी क्लास नोटिंग्स वगैरह होंगी वो सारी ही चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक एडवाइस होगी कि अपने ज़ाती नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। आपको किसी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी एडिशनल बुक, किसी एडिशनल पास पेपर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों को इसी कोर्स में प्रोवाइड की जा रही होगी, लेकिन स्टिल आप अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट, आप अपने ज़ाती नोट्स लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि ये ज़ाती नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्टडीज। थैंक यू।